आज हम बात करेंगे दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति अंतरण किए जाने से रिलेटेड लीगल प्रोविजन को। क्या दृश्यमान स्वामी संपत्ति का अंतरण कर सकता है? उससे पूर्व हम जानेंगे कि दृश्यमान स्वामी कौन है। राइट। दृश्यमान स्वामी और वास्तविक स्वामी क्या दोनों एक ही चीज है, या फिर वास्तविक स्वामी और दृश्यमान स्वामी के बीच कुछ अंतर है? सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि किसी भी संपत्ति का जो मालिक है, जो उसका वास्तविक स्वामी है, वह उस संपत्ति को अंतरित कर सकता है। लेकिन दृश्यमान स्वामी के मामले में क्या उसके द्वारा किया गया संपत्ति का अंतरण विधिपूर्ण माना जाए? और इससे रिलेटेड जो मेन जजमेंट 2022 में सुप्रीम कोर्ट का आया, श्रीमती उमा देवी नाम्बियार वर्सेस थामरा सेरी रोमन कैथोलिक डायोसी प्रतिनिधित्व द्वारा जोसेफ कपिल के मामले में, तो श्रीमती उमा देवी नाम्बियार के मामले के तथ्यों को हम लोग संक्षेप में समझेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्णय दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण, तो सबसे मेन चीज कि इसका अर्थ क्या है। सामान्य तौर पर दृश्यमान स्वामी का अर्थ होता क्या है? क्योंकि अगर वास्तविक स्वामी की बात की जाए तो वास्तविक स्वामी और दृश्यमान स्वामी दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। और दृश्यमान स्वामी सामान्य तौर पर ऐसे किसी स्वामी को कहा जाता है जो देखने से प्रतीत होता है। देखने से प्रतीत, दृश्यमान का मतलब होता है जो देखने से लगता हो। राइट। तो यहां पर अगर आप इसका अर्थ देखोगे तो जो देखने से लगता है कि वह स्वामी है। अब जब आप कहते हो कि देखने से लगता है कि वह संपत्ति का स्वामी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में वह स्वामी नहीं है। राइट। अगर कोई व्यक्ति देखने से लगता हो कि वह संपत्ति का मालिक है, तो इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल में वह उस संपत्ति का मालिक नहीं है। तो सवाल यह उठता है, तो फिर मालिक कौन है? क्या कोई अन्य व्यक्ति है? तो बिल्कुल, यहां पर संपत्ति का जो एक्चुअल ऑनर है, जिसने पैसे लगाए हैं, जिसने प्रॉपर्टी खरीदा है, वह एक्चुअल में कोई अन्य व्यक्ति है। लेकिन दृश्यमान स्वामी का यहां पर जो हम एक लिटरल मीनिंग देखते हैं, जो देखने से लगता है कि वह संपत्ति का स्वामी है, इस संदर्भ में जब आप मुल्ला महोदय को पढ़ोगे तो मुल्ला महोदय का कहना था कि दृश्यमान स्वामी में स्वामी के लगभग सारे अभिलक्षण हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्वामी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्वामी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स दृश्यमान स्वामी के मामले में लागू होता है। जैसे कि उस संपत्ति पर कब्जा उसका है, उस संपत्ति से रिलेटेड जो दस्तावेज है वह उस दस्तावेज को होल्ड किए हुआ है, अपने पास रखे हुआ है। तीसरी चीज कि कई बार उस संपत्ति से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन, जब हम किसी संपत्ति को परचेज करते हैं, खास करके मकान, जमीन, तो उस संपत्ति का रजिस्ट्री ऑफिस में भी उस व्यक्ति का नाम है। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पर कोई भी अन्य व्यक्ति इन परिस्थितियों में जब देखेगा कि इस संपत्ति का मालिक ये है, संपत्ति पर कब्जा फलाने व्यक्ति का है, संपत्ति से रिलेटेड दस्तावेज फलाने व्यक्ति के पास है, और संपत्ति से रिलेटेड जब रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्री ऑफिस में भी फलाना व्यक्ति का नाम, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्वामी का होता है, वही सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को यह दृश्यमान स्वामी भी होल्ड करता है। अब सवाल यह उठता है कि जब सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करे, तो कोई भी धोखा खा जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर अगर हम किसी से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि उस संपत्ति पर कब्जा किस व्यक्ति का है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि संपत्ति पर कब्जा ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उस संपत्ति से रिलेटेड कई बार डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि अगर यह संपत्ति आपकी है तो आप दस्तावेज को दिखाएं। तो कई बार हम उन दस्तावेजों को देखते हैं तो उन दस्तावेजों पर भी उस व्यक्ति का नाम होता है, और इवन रजिस्ट्री ऑफिस में भी उस व्यक्ति का नाम है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति धोखा खा सकता है।
कोई भी व्यक्ति यही समझेगा कि एक्चुअल ऑनर यही है, जबकि एक्चुअल ऑनर वो नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में दृश्यमान स्वामी का जो अर्थ हम देखते हैं, जो इसका लिटरल मीनिंग है कि जिसमें स्वामित्व के लगभग सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, लेकिन वह एक्चुअल ऑनर नहीं है। एक्चुअल ऑनर का मतलब उसने पैसे नहीं लगाए, पैसा किसी और ने लगाया, राइट। हालांकि अब दृश्यमान स्वामी का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए, जब से बेनामीदार ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 आया, तो बेनामीदार संव्यवहार अधिनियम में इन चीजों को बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिषिद्ध किया गया है। अब बेनामीदार ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट आने की वजह से आप देखोगे कि अब लगभग दृश्यमान स्वामी का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है, राइट। तो अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता भी है, तो जिस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा वही व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर मान लिया जाता है, जिसके नाम से जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। अब यहां पर इससे रिलेटेड अगर आप लीगल प्रोविजन को देखें, विधिक प्रावधानों को देखें, तो दृश्यमान स्वामी से रिलेटेड लीगल प्रोविजन टीपी एक्ट में कहा दिया गया है? क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम की किसी धारा में प्रोविजन है? तो आप देखोगे कि हाँ, बिल्कुल। धारा 41 जब आप पढ़ेंगे, सेक्शन 41 आप टीपी एक्ट का पढ़ेंगे, तो यहां पर आप पाएंगे कि दृश्यमान स्वामी द्वारा संपत्ति के अंतरण से रिलेटेड प्रोविजन यहां पर दिया गया है। अब यहां पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति के स्वामी से सहमति से, अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से कोई व्यक्ति उस संपत्ति को धारित करता है, उस संपत्ति को कब्जे में रखता है, उस संपत्ति से रिलेटेड प्रबंधन का कार्य करता है, उस संपत्ति से रिलेटेड दस्तावेज को अपने पास होल्ड किए हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वह व्यक्ति उस संपत्ति का अंतरण करता भी है और जिस व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करता है, अगर वह व्यक्ति सद्भावपूर्वक सप्रतिफल अंतरिति के तौर पर, मतलब कि अगर कोई बोनाफाइड परचेजर जिसने कि पैसा दे करके उस संपत्ति को खरीदा हो, तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि उसे धारा 41 के परंतुक के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट को यहां प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि सेक्शन 41 में जो प्रोविजन दिया गया, जो धारा 41 में प्रोविजन दिया गया, वह ऐसे सद्भावपूर्वक सप्रतिफल अंतरिति को कहीं ना कहीं इसके हित को प्रोटेक्ट करती है, इसके हित को संरक्षित करती है। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए कि क्या दृश्यमान स्वामी किसी संपत्ति का अंतरण कर सकता है, तो ऑब्वियसली इस धारा को, सेक्शन 41 को आप धारा 7 के साथ पढ़ेंगे, सेक्शन 7 के साथ। सेक्शन 7 जब संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 7 को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर कहता है कि अंतरक की सक्षमता की बात की गई है कि ट्रांसफेरर कौन व्यक्ति हो सकता है जो उस संपत्ति का अंतरण करने के लिए सक्षम हो, जो उस संपत्ति का स्वामी हो, या फिर अंतरक वह व्यक्ति हो सकता है जिसे कि उस संपत्ति का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। तो जिस व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया, जिस व्यक्ति को संपत्ति का स्वामी प्राधिकृत किया गया, तो वही व्यक्ति या जो जिस संपत्ति का स्वामी है वही व्यक्ति उस संपत्ति का अंतरण कर सकता है, राइट। लेकिन धारा 41 में आप देखते हैं कि अगर दृश्यमान स्वामी द्वारा किसी संपत्ति का अंतरण होता है, तो सामान्य तौर पर वह अंतरण नहीं माना जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूं कि बेनामीदार संव्यवहार अधिनियम आ चुका है, सेक्शन 41 लगभग बहुत ज्यादा इसकी यूटिलिटी नहीं है। फिर भी अगर आप देखोगे कि अगर दृश्यमान स्वामी द्वारा किसी संपत्ति का अंतरण किया गया, तो उस स्थिति में अगर उस संपत्ति को कोई ऐसा अंतरिति खरीदता है जो कि बोनाफाइड है, जो कि पैसा दे करके लिया हो, राइट, तो ऐसे सिचुएशन में उसके इंटरेस्ट को यह धारा प्रोटेक्ट करती है। लेकिन क्या यह प्रोटेक्शन इस मामले में लागू होगा? चूंकि यह मामला अगर देखा जाए श्रीमती उमा देवी नाम्बियार बनाम थामरासेरी रोमन कैथोलिक डायोसी प्रतिनिधित्व द्वारा जोसेफ कपिल का मामला, तो अब इस मामले में आखिर ऐसा क्या फैक्ट था
जिसके अंतर्गत आप यहां देखेंगे कि इस मामले में जो अंतरीति था उसके हितों को संरक्षित नहीं किया गया। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसमें जो मेन क्वेश्चन था, सीधा हम मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किया गया अंतरण, कई बार क्या होता है कि लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा उस संपत्ति के प्रबंधन या उस संपत्ति से रिलेटेड कुछ चीजें वह किसी अन्य व्यक्ति पर जिस पर कि उसे विश्वास है उसे वह पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपनी संपत्ति अंतरित कर देता है, जिससे कि वह उस संपत्ति का प्रबंधन कर सके, जिससे कि वह उस संपत्ति पर कोई भी ऐसा कार्य कर सके जैसे कि वह मालिक हो, जबकि एक्चुअल में उसे केवल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है। तो यहां पर जो सवाल था कि अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अगर मालिक ने कुछ पावर अटॉर्न कर दिया हो, तो क्या ऐसे सिचुएशन में यह धारा 41 के अंतर्गत यह वैध अंतरण माना जाएगा, जबकि अटॉर्नी धारक को संपत्ति विक्रय करने की शक्ति नहीं थी, जबकि जो होल्डर था, जो अटॉर्नी होल्डर था, उसको संपत्ति विक्रय करने का प्राधिकार नहीं मिला था उस पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से। इस मामले में भी श्रीमती उमा देवी नाम्बियार, जो कि खुद एक अपीलांट थी, एक अपीलार्थी थी, और ये प्रत्यर्थी थे या फिर प्रत्युत्तरदाता भी आप कह सकते हैं। इस मामले में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जब आप जाओगे तो एक व्यक्ति था यू सुन कुन्नी, उसकी 2 बेटी थी, राइट। तो 2 बेटी थी, तो ऑब्वियसली अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी उन दोनों ही बेटियों में सक्सीड करेगी, तो दोनों ही बेटियों का अधिकार अपने पिता की संपत्ति पर होता है। लेकिन इस मामले में हुआ यूं था कि जो श्रीमती उमा देवी नाम्बियार थी यह इंग्लैंड में रहती थी, तो अगर कोई व्यक्ति जो कि विदेश में रह रहा हो, बाहर रह रहा हो, तो वह फिर अपनी संपत्ति की देखरेख उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके से अगर कोई यहाँ रहकर उस संपत्ति की देखरेख कर सकता हो। तो चूंकि यह अपीलांट इंग्लैंड रहती थी, तो इसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपनी बहन को 21/7/1971 इसी डेट को इसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपना पावर अटॉर्न किया। लेकिन इस पावर ऑफ अटॉर्नी में संपत्ति के प्रबंधन से रिलेटेड सारे के सारे राइट्स उसने अपनी बहन को दिया, चूंकि वह इंग्लैंड में रहती थी, तो उसने सारे के सारे राइट्स अपनी बहन को दिया, तो लेकिन उस संपत्ति को विक्रय करने का प्राधिकार उसने अपनी बहन को नहीं दिया था। इस बीच 1971 में जब पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, चूंकि वह इंग्लैंड रहती थी, तो उसने पावर अटॉर्न किया अपनी बहन को। इस बीच में 1981 से 1982, 1981 से 82 के मध्य उसकी बहन ने क्या किया, उस संपत्ति को अंतरित कर दिया। जिस संपत्ति के बारे में उसकी बहन ने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से पावर दिया था, प्रबंधन का, संपत्ति बेचने का पावर नहीं दिया था, लेकिन उसकी बहन ने 4 अलग अलग लोगों के माध्यम से 1981-82 के करीब 81-82 का वो समय था जब उसने 4 अलग अलग लोगों को संपत्ति अंतरित कर दी। अब जब 4 अलग अलग लोगों को संपत्ति अंतरित की, तो अगर देखा जाए तो जो नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, जो एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं से अच्छा हक किसी दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो इस पावर ऑफ अटॉर्नी में उसने अपनी बहन को प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन उसकी बहन ने उसकी प्रॉपर्टी को 4 अलग अलग व्यक्ति के माध्यम से बेच दी। फिर वहां से जो ये रेस्पोंडेंट आप देखते हो, जो आप प्रत्युत्तरदाता देखते हो, थामरासेरी रोमन कैथोलिक डायशी प्रतिनिधित्व द्वारा जोसेफ कपिल, इसे वह संपत्ति अंतरित कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि जब उसे अंतरित कर दी गई तो इस बीच में जो श्रीमती उमा देवी नाम्बियार थी उसने इसे पार्टी बनाया, और दूसरी तरफ उसने सिविल सूट फाइल किया, पार्टीशन सूट, क्योंकि सामान्य तौर पर पिता की मृत्यु के बाद चूंकि 2 बेटी थी तो दोनों बेटी को बराबर बराबर हक था, तो वह
पार्टीशन सूट फाइल कर सकती थी, 2 सिविल सूट भी फाइल किए और सिविल न्यायालय ने प्रीलिमिनरी डिक्री भी दे दी, प्रारंभिक डिक्री भी इसके पक्ष में दे दी। जब यह मामला धीरे धीरे अपील में गया तो अपीली न्यायालय ने एक्चुअल में यहाँ पर उसके निर्णय को, निचले न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए, चूंकि कुछ वजह थी, जैसे कि उसने जब सेल डीड एग्जीक्यूट किया था तो उस डीड को कैंसिल नहीं कराया था, राइट। इसके अलावा वह कंस्ट्रक्टिव नोटिस के आधार पर अपील न्यायालय ने निचले न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो सबसे बड़ा प्रश्न था वह यही था कि अब ऐसे सिचुएशन में क्या माना जाए। जो हमने लिखा ना कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किया गया अंतरण धारा 41 के अंतर्गत वैध है, चूंकि सेक्शन 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण की बात करता है, और दूसरी तरफ यहां पर हमने बताया कि अगर कोई सद्भाव पूर्वक प्रतिफल अंतरिति है तो उसके हितों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यही था कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा अगर किसी को संपत्ति दी गई, अटॉर्न की गई, तो चूंकि उसे बेचने का अधिकार तो नहीं था, तो जब उसे बेचने का ही अधिकार नहीं दिया गया तो उस स्थिति में वह उस संपत्ति को बेच नहीं सकता था, क्योंकि सेक्शन 7 जब आप पढ़ोगे टीपी एक्ट 1882 की धारा 7, तो वह कहता है कि संपत्ति को अंतरण करने के लिए सक्षम, अर्थात अंतरक की सक्षमता की बात करता है, जो कहता है कि किसी भी संपत्ति का अंतरण वही व्यक्ति कर सकता है जो उस संपत्ति का मालिक हो या फिर उस संपत्ति को अंतरण करने के लिए प्राधिकृत हो। अगर ये दोनों ही सिचुएशन है तब उस स्थिति में संपत्ति का अंतरण हो सकता है, अदरवाइज संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि 21/7/1971 और इस बीच में 30 जनवरी 1985 को इसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी को निरस्त भी कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने के समक्ष जब यह मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह धारा 7 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि धारा 7 कहता है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति का अगर अंतरण करना चाहता है तो वह उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए या फिर उस संपत्ति को अंतरण करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए। उसकी बहन ने इस मामले में कपट किया था। उसकी बहन न उस संपत्ति की मालिक थी, हालांकि उसका कुछ हिस्सा जरूर था, लेकिन वह उस संपत्ति की जो उसने अपनी बहन की संपत्ति बेची उस संदर्भ में न ही वह उसे पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उसे वह प्राधिकार था। तो इस वजह से वह सेक्शन 7 का उल्लंघन है। और नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट कहता है कि अगर वह हक ही अंतरक का नहीं है तो जिसके माध्यम से वह 4 अलग अलग लोग प्रॉपर्टी लिए हैं उनके हक में भी त्रुटि हुई। और फिर वहां से जब उसने संपत्ति का अंतरण जोसेफ कपिल को किया, प्रत्युत्तर दाता को किया, तो ऑब्वियसली जब डिफेक्टिव टाइटल पहला अंतरिति का था, फर्स्ट ट्रांसफेरी का था, तो उस स्थिति में सब्सिक्वेंट ट्रांसफेरी को जो इंटरेस्ट मिला उसे भी डिफेक्टिव टाइटल ही माना जाएगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बात क्लियर किया कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी भी किसी को दी गई है तो पावर ऑफ अटॉर्नी में यह देखा जाएगा कि क्या उसे प्रॉपर्टी को सेल करने की अथॉरिटी दी गई। अगर उसे सेल करने की अथॉरिटी नहीं दी गई है तो इस स्थिति में अगर वह संपत्ति का अंतरण करेगा तो वह अंतरण विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो चूंकि यह लेटेस्ट जजमेंट था श्रीमती उमा देवी नाम्बियार वर्सेस थामरासेरी रोमन कैथोलिक का मामला जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो इस वजह से मुझे लगा कि इस पर मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करूं। जो दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण का प्रोविजन हम लोग सेक्शन 41 में पढ़ते हैं। हालांकि इस पर जो न्यू कानून है अगर देखा जाए, बेनामीदार ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, बेनामीदार संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम के माध्यम से आज के डेट में अगर देखा जाए तो दृश्यमान स्वामी का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि बेनामीदार संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है, अगर वह पैसा लगाता है और प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम से परचेज किया जाएगा वही व्यक्ति उस संपत्ति का वास्तविक मालिक समझा जाएगा।
तो इस स्थिति में जिस व्यक्ति के नाम से किसी संपत्ति को खरीदा जाए वही व्यक्ति उस संपत्ति का वास्तविक मालिक माना जाएगा। राइट। तो इसी वजह से बेनामीदार ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट आने की वजह से इसके कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में काफी धूमिल हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले सिविल मामले में 1988 से पहले का है। इसी में से एक मामला ये था जिसका जजमेंट 2022 में आया। तो इस वजह से आज भी दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में प्रोविजंस को हम लोग पढ़ते हैं और टीपी एक्ट में अभी भी सेक्शन 41 में आप देखोगे प्रोविजन कहीं ना कहीं दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इससे रिलेटेड चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, साथ के साथ लाइक करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।